नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज का लेख बहुत ही अच्छा दिया हुआ है कि शिक्षा का व्यावसायीकरण बनाम ज्ञान जो है कि तो शिक्षा में देखा जाए तो एक सरकारी स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है, एक कोचिंग संस्था है, एक ज्ञान है। तो इसमें इस लेख में हम लोग ये जानेंगे कि जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल है, ऐसा क्या इसमें नहीं पढ़ाया जा रहा है जो कोचिंगों में पढ़ाया जा रहा है? क्या सच में ये एक व्यवसाय बन गया है? और जो ये दोनों तीनों चीज़ों की तुलना की जाए ज्ञान से, तो क्या ऐसा क्या है जो इन तीनों में पढ़ाया जा रहा है? और ये सरकारी और प्राइवेट हो गया, इसमें ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है जो कोचिंग संस्थाओं में इससे कम या अधिक पढ़ाया जा रहा है? तो इसके बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। तो ये लेख बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं क्या है। स्वाभिमानी मनुष्य मर मिटता है, पर किसी के सामने दीन नहीं बनता। आग बुझ भले जाए, पर जीवित रहते वह ठंडी नहीं होती। यही तो प्रदेश में है। शिक्षा का व्यावसायीकरण बनाम ज्ञान। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 27%। ये देखिए कितना आंकड़ा दिया हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने, तो 27%, और शहरी क्षेत्रों में 38% विद्यार्थी माध्यमिक स्तर पर ट्यूशन या कोचिंग ले रहे हैं। पिछले केवल 4 वर्षों में निजी ट्यूशन केंद्रों की संख्या में क्या हुआ है, तो 12% की बढ़ोतरी हुई है। तो देखा जाए तो सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी हो गया प्लस प्राइवेट स्कूल हो गया, तो इसमें ऐसा ऐसा क्या बात है जो जो है कि इससे अच्छा क्या कोचिंगों में भी पढ़ाया जा रहा है, क्या इसमें नहीं पढ़ाया जा रहा है? तो इसी सब के बारे में हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं क्या है। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था दुनिया की बृहद व्यवस्थाओं में से एक है। लगभग 26.5 करोड़ विद्यार्थी जो स्कूल योग्य उम्र के कुल बच्चों का 74% है, भारतीय स्कूल में नामांकित है। इस व्यापक व्यवस्था के बनने में कई ऐतिहासिक पड़ाव रहे हैं, जो फिलहाल 13.25 करोड़ लड़कियों और 14.25 करोड़ लड़कों को शिक्षा प्रदान करती हैं। कितने? तो 14.5 करोड़ लड़कों को क्या करती हैं, तो शिक्षा प्रदान करती हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। इसमें कुल स्कूलों की संख्या करीब करीब कितना है, 14 लाख है, जिसमें 22.5% निजी स्कूल है। इसमें अगर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के बीच के अंतर को नज़रअंदाज भी कर दें, जो प्राइमरी स्कूलों की संख्या लगभग 12 लाख है, का मात्र 12.5% लगभग 1.5 लाख है, तो भी लगभग 7 करोड़ विद्यार्थी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत हैं। यह संख्या एक बड़े व्यापार को ग्राहक मुहैया कराती है, जो ट्यूशन और कोचिंग के नाम से एक तंत्र की संरचना करती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाएं और नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं भी इस व्यापार को उर्वर जमीन मुहैया कराती हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, किसके अनुसार? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 27% और शहरी क्षेत्रों में 38% विद्यार्थी माध्यमिक स्तर पर ट्यूशन या कोचिंग ले रहे हैं। पिछले केवल 4 वर्षों में 2018 से 2022 में निजी ट्यूशन केंद्रों की संख्या में 12% की बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा आकलन के अनुसार कोचिंग का बाजार लगभग 58,000 करोड़ रुपए का है, जिसके 2028 तक कितना होने का अनुमान है, तो 1,34,000 होने का अनुमान है। ठीक है, कितना? तो 1,34,000 होने का अनुमान है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ आंकड़ा कि कितना होने का अनुमान है 2028 तक, तो 1,34,000 करोड़ हो जाने का अनुमान है। इन आंकड़ों के बीच कई प्रश्न उठते हैं। ठीक है, मसलन क्या इन कोचिंगों केंद्र की बढ़ती संख्या मौजूद शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर आक्षेप है? देखिए यह प्रश्न पूछ रहा है इसमें कि लेखक कि मसलन क्या इन कोचिंग केंद्रों की बढ़ती संख्या मौजूद शिक्षा व्यवस्था पर गुणवत्ता पर आक्षेप है? इन केंद्रों में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है जो स्कूल और महाविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जा रहा है? ज्ञान के ऐसे चीटक और इन ट्यूशन और कोचिंग केंद्रों द्वारा समेटे जाते हैं। इन केंद्रों में पढ़ाने वाले अध्यापक कौन सी शिक्षण विधि अपना रहे हैं जिसे 100% अधिगम होने की संभावना रहती है? यह शिक्षण विधि हमारे स्कूली और महाविद्यालयी अध्यापकों में से क्या छूती रहती है? क्या स्कूलों और महाविद्यालयों में संरचनात्मक ढांचों और संसाधनों का ऐसा अभाव है जहां कारगर शिक्षण अधिगम नहीं हो पा रहा है? तो ये बता दें कि आप लोग ये जो यहाँ पे कोटेशन दिया हुआ है, तो ऐसा कोई ऐसे आ जाता है तो आप लोग इसको इंट्रो से शुरू कर सकते हैं। इंट्रो से आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जो इंट्रो से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बहुत अच्छा दिया हुआ है, जहाँ कारगर शिक्षा अधिगम नहीं हो पा रहा है। अध्यापक विद्यार्थी अनुपात भी एक संबंधित 27 का है, 1:27 का है। फिर किन वजहों से पाठ्यक्रम शिक्षण विधि और मूल्यांकन की संस्थागत प्रक्रियाएं व ज्ञान और शिक्षा विद्यार्थियों को मुहैया नहीं करा पा रही हैं, जिनके लिए उन्हें ट्यूशन और कोचिंग की राह पकड़नी पड़ती है? क्या स्कूल और तमाम शिक्षा केंद्र ज्ञान के किसी ऐसे स्वरूप से अनभिज्ञ हैं जो उसके वांछनीय
उसके अधिक वांछनीय और उपयोगी बनाता है। परीक्षाएं अगर ज्ञान के वस्तुनिष्ठ स्वरूप को वैध करार देती हैं तो यह वस्तुनिष्ठता क्या स्कूल द्वारा परोसी नहीं जाती? और अगर वस्तुनिष्ठता का पोषण इन वैध शिक्षण संस्थाओं में होता है तो कोचिंग या ट्यूशन केंद्र जैसे राजेतर कारक शिक्षा और ज्ञान को लेकर ऐसा व्यापक हस्तक्षेप कैसे कर पा रहे हैं? क्या यह ज्ञान के उत्तर आधुनिकीकरण का संकेत है, जहां ज्ञान का सूचना मात्र में तब्दील हो जाना? और यह कोचिंग संस्थान बखूबी कर पाते हैं ज्ञान सूचना के रटने के नवाचारी तरीके ईजाद कर लेते हैं। कैसे? तो ज्ञान व सूचना के रटने के नवचारी तरीके ईजाद कर लेते हैं। आगे देख लेते हैं। जो स्कूल या महाविद्यालयों में संभव या वांछनीय नहीं है। अभी 3 दशक पहले तक जो विद्यार्थी ट्यूशन पढ़ते थे उनकी अकादमिक क्षमता कैसी थी? तो कमतर मानी जाती थी और ट्यूशन या कोचिंग को निंदनात्मक ज्ञान केंद्र के रूप में ही मान्यता थी। बाजार के उदारीकरण के साथ ही ज्ञान और शिक्षा के उदार स्वरूप ज्ञान ने एक वस्तु का आकार ले लिया है जिसका विनिमय निश्चित शुल्क के साथ किया जा सके। वैसे तो ज्ञान अभी कभी भी मुफ्त और निःशुल्क नहीं रहा, सदा राज्य के संरक्षण पर आश्रित रहा है। पर इन नव उदारीकरण के दौर में ज्ञान और इसका वस्तुकरण एक सुनिश्चित गारंटी के साथ आने लगा, जिसकी वानगी उन लंबे चौड़े होर्डिंगों पर देखी जा सकती है जिनमें विद्यार्थियों के चित्र उनकी सफलता और उपलब्धि के साथ घोषित करते हुए यह आश्वासन देते हैं कि अगर आप हमारी संस्था में कोचिंग लेंगे तो अगला चित्र आपका होगा। इस पूरी प्रक्रिया ने ज्ञान का वह स्वरूप निर्मित किया है जिसमें ज्ञान के रचे जाने के व्यक्तिगत उपक्रम को रटे जाने मात्र से विस्थापित कर दिया है। साथ ही एक और नया बाजार रचा जिसमें कुछ खाद्य पदार्थ और पेय बुद्धि लब्धि बढ़ाने और मेमोरी चार्जर स्मृति आवश्यक होने पर दावा करने लगे हैं। इन सब सुविधाओं से भरपूर होने पर अक्सर अगर छात्र सफल नहीं होता तो यह व्यवस्था की नहीं उनकी निजी विफलता मानी जाती है। द्वारा किसके राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, किसके अनुसार? तो NCRB के अनुसार क्या कह रहा है? तो देखिए बहुत अच्छा दिया है आंकड़ा इसमें कि वे अनुसार उस तरह 13,000 विद्यार्थियों ने इस विफलता के चलते आत्महत्या कर दी। कितने? तो 13,000 विद्यार्थियों ने क्या किया है? तो आत्महत्या कर लिया, यानी प्रतिदिन 35 विद्यार्थी जीने की इच्छा खो देते हैं। यह पूरी व्यवस्था इतनी विकट बन चुकी है कि सरकार को विधेयक लाकर नियमन करना पड़ा कि 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी का किसी भी कोचिंग केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। पर इस तरह के औपचारिक नियम और अधिक गैर विधिक प्रक्रियाओं का जन्म देंगे तो सा विद्या या विमुक्त, ये देखिए बहुत ही अच्छा श्लोक दिया है कि सा विद्या या विमुक्त है कि पौराणिक सूक्ति को भारतीय शिक्षा विमर्श में न जाने कब सफलता और नौकरी की गारंटी में अनुदित कर दिया है। शिक्षा और ज्ञान के डिजिटलीकरण ने भी एक भिन्न दुनिया की रचना है। मशीनी मेधा के युग में मानवीय मेधा की प्रतियोगिता और दूसरे मानव से न होकर मशीन से हो गया है। शिक्षा का मशीनी प्रक्रिया शायद हमें सक्षम और सफल भले बना दे, पर इसे निर्मित होने वाले मनुष्यता को हम अवश्य खो देंगे। इन तमाम परीक्षा सफलता आश्वासन केंद्रित संस्थानों ने सारे ज्ञान को सामान्य ज्ञान में बदल दिया है। विशिष्ट ज्ञान और समझ व्यक्तिगत समझ कर खारिज कर दिया है। ज्ञान के इस वाणिज्यीकरण ने गला काट प्रतियोगिता तो पनप सकती है, पर सर्वे भवन्तु सुखिनः का दर्शन नहीं है। क्या है? तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का दर्शन नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। चुनौती नहीं है। यह वाणिज्यिक ज्ञान और सत्य के एकाकार को भी चुनौती देता है और सत्यान्वेषण को भी। शिक्षा और आर्थिक गतिशीलता के संबंध को सामाजिक मान्यता पहले से प्राप्त होती हैं। कोचिंग और ट्यूशन केंद्र उसे नैतिक मान्यता प्रदान करते हैं। शिक्षा और ज्ञान के साहचर्य से होने वाले अन्योन्याश्रित व्यक्ति और व्यक्तित्व के विकास को नजरअंदाज कर ज्ञान का वाणिज्यीकरण ज्ञान को मात्र ज्ञान या सूचना भर मान लेना स्थापित करता है। स्कूलीकरण शिक्षा और ज्ञान हमारे निर्णय और चयन की क्षमता में क्या करते हैं? तो संवर्धन करते हैं, बढ़ाते हैं। और इसके बरबक्स रटने वाले ज्ञान केवल एक सुनिश्चित तरह का प्रदर्शन या अदाकारी सिखाता है। ज्ञान और ज्ञाता अधिगम और व्यवहार का ऐसा बिछोह इस संकट पर गहराएगा और इस वर्गीकरण की प्रक्रिया में क्या करेगा? तो तेजी लाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। यह पूरी व्यवस्था इतनी विकट बन चुकी है कि सरकार को विधेयक लाकर यह नियमन करना पड़ा कि 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी को किसी भी कोचिंग केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। अभी हाल ही में आप लोग मध्य प्रदेश MP घटना देखिए होंगे, उसी के बाद से ये सरकार ने कानून लाया था कि
16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी को किसी भी कोचिंग केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा, पर इस तरह के औपचारिक नियम और अधिक गैर विधिक प्रक्रियाओं को जन्म देंगे। सा विद्या या विमुक्ति की पौराणिक सूक्ति को भारतीय शिक्षा विमर्श में न जाने कब सफलता और नौकरी की गारंटी में अनुदित कर दिया गया है। शिक्षा और ज्ञान के डिजिटलीकरण ने भी एक भिन्न दुनिया की रचना की है। मशीनी मेधा के युग में मानवीय मेधा की प्रतियोगिता अब दूसरे मानव से न होकर मशीन से हो गई है। तो देखा जाए तो रोबोट से हो गई है। आजकल कई बड़े बड़े होटल या रेस्टोरेंट हैं, चाहे होटल हैं, चाहे और भी तमाम कंपनियां हैं, उसमें जो है कि रोबोट काम कर रहे हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं तो आने वाले समय में मशीन क्या है कि मनुष्य बनाम रोबोट से ही कंपटीशन रहेगा, प्रतिस्पर्धा रहेगा, और धीरे धीरे रोजगार भी ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि मशीनीकरण का युग आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग ज़रूर बताइए कैसा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।